हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जीडीपी की रफ्तार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 4.4% रह जाना अनुमान के अनुसार ही है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने यही कहा था कि इस तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले जीडीपी गिरेगी। इसके बाद भी सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ा इसलिए निराशाजनक है क्योंकि जीडीपी दर अनुमान से भी कम रही। अनुमान 4.7% का लगाया गया था और आंकड़ा आया 4.4% का। यह दूसरी तिमाही की तुलना में 2.1% कम है। यह अच्छी बात है कि तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद भी यह मानकर चला जा रहा है कि वार्षिक जीडीपी दर 7% के आसपास रहेगी। इसी के साथ यह भी माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ेगी। ऐसा वास्तव में हो, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाने होंगे। सरकार को सतर्कता बरतने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अचानक गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं की उपज प्रभावित होने की आशंका उभर आई है और मानसून भी कमजोर रहने के आसार हैं। यदि मानसून कमजोर होता है तो कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जीडीपी में गिरावट का बड़ा कारण उच्च मुद्रास्फीति के साथ निर्यात और उपभोक्ता मांग में कमी आना बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि सरकार भी देखें कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। इस सिलसिले में उसकी ओर से जो कदम उठाए गए हैं वे अभी पर्याप्त प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जहां तक निर्यात में कमी की बात है तो यह स्वाभाविक ही है क्योंकि दुनिया के कई प्रमुख देश मंदी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी यह देखना होगा कि निर्यात के मोर्चे पर वांछित सफलता कैसे अर्जित की जाए। अब जब विश्व के प्रमुख देश सप्लाई चेन के मामले में चीन के भरोसे नहीं रहना चाहते, तब फिर भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर को बुनाने में सफलता तब मिलेगी जब भारतीय उद्योग जगत चीन के दबदबे का सामना करने के लिए कमर कसेगा। सरकार उद्योग जगत को प्रोत्साहित ही कर सकती है, जैसे कि वह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए कर रही है, लेकिन विश्व बाजार में स्थान बनाने का काम तो उद्योगपतियों को ही करना होगा। यह सही समय है कि वे उन कारणों का निवारण करें। नगर नियोजन। प्रधानमंत्री ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि तेजी से शहरीकरण के साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। अच्छा हो कि इसकी महत्ता को शहरों का नियोजन करने वाले भी समझे, लेकिन हमारे शहर अनियोजित विकास का पर्याय बन गए हैं। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि शहरों को खराब नियोजन और योजना बनाने के बाद उस पर सही ढंग से अमल न करना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। सच तो यह है कि खराब नियोजन ने पहले ही तमाम चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इन्हीं चुनौतियों के कारण देश के छोटे बड़े शहर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे शहर कुल मिलाकर गंदगी, प्रदूषण, अतिक्रमण और अनियोजित विकास से उपजी अन्य समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहे हैं। जो शहर जितना बड़ा है वहाँ अनियोजित कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की उतनी ही अधिक संख्या है। आमतौर पर ये कॉलोनियाँ और बस्तियाँ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बसाई गई है। राज्य सरकारों और नगर निकायों में अवैध तरीके से बसाई गई बस्तियों को खत्म करके उन्हें नियोजित तरीके से बसाने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई देती। इसी कारण जब तब आधे अधूरे मन से सरकारी जमीनों में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई होती है। अधिकांशतः यह कार्रवाई किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाती है। सभी इससे परिचित हैं कि आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन उन्हें संवारने का काम न तो राज्य सरकारों की प्राथमिकता में दिखाई देता है और न ही उनके नगर निकायों के एजेंडे में। नए शहरों के विकास में तो तब भी बेहतर नगर नियोजन की इच्छा दिखाई देती है, लेकिन पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का समुचित
आधुनिकीकरण किसी के एजेंडे में नजर नहीं आता। यह ठीक है कि इस वर्ष के आम बजट में शहरी विकास को महत्व दिया गया है और कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनसे शहरों की सूरत निखारी जा सकती है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब राज्य सरकारें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय होंगी। कहने को तो शहरीकरण के मामले में हर तरह की योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन आमतौर पर वे कागजों तक ही सीमित हैं। शहरीकरण की योजनाओं पर मुश्किल से ही अमल होता है। आमतौर पर अमल के नाम पर खानापूरी ही अधिक की जाती है। चुनाव आयुक्तों का चयन। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की जो व्यवस्था दी, उससे वस्तुतः एक तरह का कलेजियम बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष अथवा लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता के साथ तीसरे सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होंगे। इस फैसले के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उसी तरह होगी जैसे सीबीआई निदेशक की होती है। पिछले कुछ समय में सीबीआई निदेशक का चयन 3 सदस्यीय पैनल के माध्यम से हो रहा है। क्या यह कहा जा सकता है कि इससे सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने बंद हो गए हैं? हैरत नहीं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बनने के बाद भी उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने का सिलसिला कायम रहे। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या इस रूप में होना स्वाभाविक है कि उसने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का काम किया है। इसका कारण संविधान में यह दर्ज होना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसके द्वारा तय की गई व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती। पता नहीं संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही कानून बनाएगी या फिर उसमें कुछ हेरफेर करेगी, लेकिन यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जैसी व्यवस्था आवश्यक समझी गई, वैसी उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्यों नहीं समझी जा रही है। आखिर जिस तरह का पैनल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाने का आदेश दिया गया, वैसा ही न्यायपालिकाओं की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका से पारदर्शिता की अपेक्षा करे, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में इस अपेक्षा पर खरा न उतरे। इसका क्या अर्थ है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें? न्याय और नीति यही कहती है कि लोकतंत्र में व्यवस्था का कोई एक अंग जैसी नसिया दूसरे अंगों को दे, वैसी पर खुद भी अमल करे। चुनाव आयोग की समस्या यह नहीं है कि उसके आयुक्तों की नियुक्ति किसी पैनल अथवा कलेजियम से नहीं होती। उसकी समस्या यह है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए उसे जैसे अधिकार चाहिए वैसे उसके पास नहीं है। चुनाव आयोग जैसे चुनाव सुधार चाह रहा है, वैसे राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के बोल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार विदेश जाकर वैसी ही बातें की जैसी करने से उन्हें हर हाल से बचना चाहिए था। वह देश में इस तरह की बातें करते ही रहे हैं कि मोदी सरकार के चलते भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और सरकार से असहमत लोगों के साथ निष्पक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। उन्होंने यही सब बातें और अधिक अतिरंजित रूप में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की। वह वहां यह भी कह गए कि भारत की सभी संस्थाओं और यहां तक कि न्यायालयों पर भी सरकार का कब्जा है। उन्होंने यह बात ठीक उस वक्त कही जब कुछ ही घंटे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 2 ऐसे फैसले दिए थे जो सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए भी देखे गए। एक फैसले के तहत उसने निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को भागीदार बनाया और दूसरे के तहत अदानी मामले की जांच करने के लिए अपने हिसाब में एक समिति गठित की। सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ने पेगासस मामले को नए सिरे से उछाला और अपनी जासूसी का आरोप लगाते हुए यह हास्यास्पद दावा भी किया कि खुद खुफिया अधिकारियों ने उनसे कहा था कि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन्हें संभल कर बात करनी चाहिए। स्पष्ट है कि उन्होंने यह बताना आवश्यक नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने इस मामले की जांच की थी और उसने यह पाया था कि उसके पास जांच के लिए आए फोन में से किसी में भी जासूसी उपकरण नहीं मिला। इनमें राहुल गांधी का फोन नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे जांच के लिए सौंपा ही नहीं था। राहुल गांधी न सही, कम से कम उनके सहयोगियों और सलाहकारों को यह पता
होना चाहिए कि उनकी घिसी पिटी बातें और यह राग लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है। वास्तव में यही कारण है कि कांग्रेस चुनाव में पस्त होती जा रही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को जो पराजय मिली वह उसके खोखले चिंतन और दृष्टिहीनता का ही नतीजा है। राहुल गांधी अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह विदेश में देश को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने यह कह दिया कि मोदी सरकार सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिक समझती है। धन्यवाद।